सभी छात्र छात्रों का आपके अपने YouTube चैनल जैमा इंस्टीट्यूट में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ, जो चौथे सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में विद्यालय प्रबंधन का जो पेपर है उसमें एक नया विषय लेके आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। वह विषय है विद्यालय प्रबंधन का क्षेत्र, यानी स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्यालय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो पद है वो प्रधानाध्यापक का होता है। पूरे विद्यालय की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होती है और ये प्रधानाध्यापक के गुणों पर निर्भर करता है कि एक विद्यालय कितना प्रभावी शिक्षा के क्षेत्र में होता है। एक अच्छे प्रधानाध्यापक को विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र को क्लासिफाइड करना पड़ता है, वर्गीकृत करना पड़ता है और प्रत्येक कार्य को एक सूचीबद्ध करना होता है और सभी कार्यों को दिनचर्या के अनुसार तथा कार्य की आवश्यकता को व्यक्ति एवं समय के अनुसार क्रमबद्ध करना होता है। ये एक अच्छे प्रधानाध्यापक के लक्षण होते हैं। वैसे तो विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र को विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने विभिन्न तरीके से बताया है, लेकिन अपने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन में जो वर्गीकृत किया है वो दो मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है। पहला है विद्यालय के भौतिक संसाधनों का प्रबंधन, जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज ऑफ ए स्कूल। दूसरा है विद्यालय के मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ए स्कूल। तो दो प्रमुख क्षेत्रों में हम लोग इसको बांट सकते हैं। अब बात करते हैं भौतिक प्रबंधन या भौतिक संसाधनों के प्रबंधन की। तो भौतिक संसाधन क्या होते हैं? वो सभी संसाधन जो हम अपनी आँखों से देखते हैं, विद्यालय में उपस्थित होते हैं, जो सभी वस्तुएं, वो सभी साधन जिनको हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो भौतिक संसाधन है। अगर आप विद्यालय में दृष्टि डालेंगे तो सबसे सर्वप्रथम आता है विद्यालय का भवन, बिल्डिंग ऑफ स्कूल या स्कूल बिल्डिंग। दूसरा फर्नीचर, अगला क्रम है शैक्षिक उपकरण, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, प्रयोगशाला की व्यवस्था, विद्यालय कार्यालय की व्यवस्था, क्रीड़ांगन प्लेग्राउंड की व्यवस्था और सबसे इम्पोर्टेंट विद्यालय परिसर में स्वच्छता और सुंदरता की व्यवस्था, सौंदर्यीकरण। ये तो हमारे भौतिक संसाधनों में आते हैं। दूसरा मानवीय संसाधनों में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिसमें सबसे पहले आते हैं शिक्षकों का प्रबंधन, फिर छात्रों का प्रबंधन होता है इसमें, और अगला क्रम आता है समुदाय का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी। समुदाय में जैसे कि मुख्यतः ग्राम शिक्षा समिति है, विद्यालय प्रबंधन समिति है, शिक्षक अभिभावक संघ और ऐसे कई संगठन हैं जो गठित किए जाते हैं ग्राम स्तर पर, जिला स्तर पर, उनका प्रबंधन। और अगला क्रम आता है जिससे हम लोग अक्सर भूल जाते हैं, वो होता है गैर शिक्षण या शैक्षिक कर्मचारियों का प्रबंधन। ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है विद्यालय का, जो शिक्षण कार्य में तो नहीं रत होते हैं लेकिन व्यवस्था में इनका भी अपना एक योगदान होता है। तो थोड़े शब्दों में हम लोग चीज़ों की भी चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग लेंगे विद्यालय भवन, स्कूल बिल्डिंग। जब से अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था लागू हुई है, तब से ये समस्या विद्यालय के भवन को लेकर थोड़ा सा गंभीर हो गई है। आज तो बहुत से विद्यालय हैं जिनमें पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, लेकिन आज से 10-15 साल पहले ये पर्याप्त सुविधाएं नहीं थी। सरकारी विद्यालयों की स्थिति दयनीय थी, लेकिन आज
सौभाग्य से विद्यालयों की स्थिति अच्छी है। तो विद्यालय में क्या ध्यान रखना चाहिए? एक तो विद्यालय का नक्शा अच्छा हो, मैप अच्छी योजना के तहत बना हो, प्रत्येक कक्ष में वायु और प्रकाश के लिए उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में खिड़की या रोशनदान उसमें फिट होने चाहिए, लगे होने चाहिए, और एक कमरे से दूसरे कमरे में आने जाने की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से ऐसी व्यवस्था हो कि आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय को कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय में खाली किया जा सके। आप समझ सकते हैं, कोई अग्निकांड हो सकता है विद्यालय में, भूकंप की आशंका हो सकती है जो अचानक से आती है समस्या, तो उसमें विद्यालय को फ़ौरन खाली किया जा सके, बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसके निर्माण में कम खर्च हो, इकोनॉमिक दृष्टि से भी होना चाहिए, संसाधनों का प्रयोग होना चाहिए ठीक से। और जो योजनाएं हैं जैसे खुली योजना, बंद योजना, जो योजना उस योजना के तहत विद्यालय बनने चाहिए। दो तरह की योजनाएं होती है, एक खुला विद्यालय होता है, एक बंद विद्यालय। खैर, विद्यालय में जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो आपको पता है, दीवारें मजबूत होनी चाहिए, छतें विद्यालय की बहुत अधिक नीची ना हो, और सतह ऐसी हों जो गर्मी और सर्दी दोनों के लिए अभेद्य हों, यानी कि बहुत ही अधिक उस पर गर्मी का भी असर ना हो, बहुत अधिक सर्दी का भी उस पर इतनी जल्दी असर ना हो। ड्रेनेज की व्यवस्था, यानी कि पानी के निकास की व्यवस्था ठीक से हो विद्यालय में, विद्यालय की छतों पर, इसको परनाले और नालियाँ जो हैं वो ठीक से बनी हों। फर्श विद्यालय का मजबूत हो, आकर्षक हो, साफ सुथरा रहे, और इतना चिकना ना हो कि विद्यालय में बालक फिसलने लगे। शौचालय मूत्रालय की व्यवस्था हो, उसको नियमित साफ सफाई की व्यवस्था हो। कक्षा कक्ष भी जो हैं वो छात्रों की संख्या के आधार पर उनका आकार होना चाहिए। अच्छा सा एक प्रवेश द्वार होना चाहिए, बड़ा सा, और वेंटिलेशन जिसको वायु प्रसारण व्यवस्था बोलते हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। प्रकाश की व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। ये आदि व्यवस्थाएं जो विद्यालय भवन में ठीक से होनी चाहिए। फर्नीचर की बात करें हम लोग, फर्नीचर में कुर्सी और जो डेस्क होती हैं उनकी व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए बालकों के लिए। बालक सीधे स्ट्रेट पोजीशन में बैठ सके, और कुर्सी चौड़ी होनी चाहिए जिससे बालक बैठे, और टांगें सीधी होनी चाहिए, इतनी ऊंचाई होनी चाहिए वो अपनी टांगों को ठीक से रख सके। कुर्सी बालकों के कद के अनुसार ऊंची या नीची होनी चाहिए, और डेस्क जो है वो भी छात्रों के सीने के समानांतर होनी चाहिए। लिखने पढ़ने में अधिक झुकना ना पड़े बच्चों को, ठीक है। और कुछ जो शैक्षणिक उपकरण हैं जिसमें आपका श्यामपट्ट जिसको ब्लैक बोर्ड बोलते हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, खुरदरा ना हो, ठीक से उसको रंगा गया हो, ठीक है। जो भी जिस प्रकार के भी श्यामपट्ट हो, कई प्रकार के होते हैं जिसमें जो वॉल ब्लैक बोर्ड होता है, एक रोलर ब्लैक बोर्ड होता है, और जो कई तरह के होते हैं वो ठीक से व्यवस्थित होने चाहिए। विद्यालय में शुद्ध पानी का समुचित प्रबंध होना चाहिए। पानी की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पानी जहाँ स्टोर होता है उस टंकी की नियमित सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और जो शौचालय है उस शौचालय पर आजकल वैसे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो साफ़ सुथरे होने चाहिए, फ्लश सिस्टम उसका सही होना चाहिए, सही विद्यालय मतलब सही स्थान पर बने होने चाहिए।
उसका जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट सही से उसको डिस्पोज होना चाहिए, कहीं खुले में ना फैलना चाहिए जिससे बीमारियां फैले, मक्खी मच्छर बैठे। तो इस प्रकार के छोटी छोटी बातें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। प्रयोगशाला बहुत आवश्यक है, दो चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं, प्रयोगशाला और पुस्तकालय। तो प्रयोगशाला का अपना स्थान होता है, वैसे तो हर विषय में आजकल प्रयोगशाला आवश्यक है, लेकिन चूँकि सभी विषयों में इतने उपकरण नहीं होते, विज्ञान विषय में उपकरण काफ़ी होते हैं प्रयोगशालाओं में, तो उनकी ठीक से मैनेजमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए। जो विज्ञान शिक्षण के उपकरण होते हैं उनको एक स्थान पर ठीक से रखा जाए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छी प्रयोगशाला होनी चाहिए, पर्याप्त सामग्री होना चाहिए उसमें। और अगला कार्यालय, ऑफिस कैसा होना चाहिए? ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या कार्य के भार के अनुसार उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यालय में कार्य करने वाले व्यक्ति योग्य और अपने कार्य में निपुण होने चाहिए। ये प्रधानाध्यापक को विशेष इस पर ध्यान देना चाहिए। पृथक पृथक कार्यों के लिए पृथक व्यक्ति को उत्तरदायित्व सौंपना चाहिए, जिससे कि वह अपने कार्य के प्रति सजग रहे और समय से कार्य को पूर्ण कर सके। और विद्यालय में जो उपयुक्त सामग्री हैं, जो कार्यालय के लिए जो रिकॉर्ड वगैरह रखने के लिए या कंप्यूटर वगैरह, सीडी, कैलकुलेटर, फाइल आदि, इनकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इनको रखने के लिए उचित अलमारी मजबूत होनी चाहिए। ऐसी कई चीज़ें हैं विद्यालय में। आगे क्रीड़ांगन जिसको बोलते हैं, प्लेग्राउंड की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, आवश्यक है। जितना आजकल पढ़ाई आवश्यक है उतनी ही खेलना भी बच्चे के लिए आवश्यक है, जो कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। खेल एक महत्वपूर्ण गतिविधि है आज के युग में। तो खेलने के लिए मैदान का भी जो विद्यालय में स्थान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। खेल के मैदान की सफाई का समुचित प्रबंध होना चाहिए। मिट्टी, कंकड़, पत्थर, मिट्टी सही से पड़ी हो, कंकड़ पत्थर ना हो, बरसात के दिनों में वहाँ पानी ना भरे जिससे बच्चे फिसलें। गर्मी और बरसात में खेलने हेतु मैदान का थोड़ा भाग ढका हुआ होना चाहिए। मैदान के चारों ओर छायादार वृक्ष लगे होने चाहिए, जिससे छात्र वहाँ थकावट दूर करने के लिए विश्राम कर सके। तो इस प्रकार चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए प्रधानाध्यापक को। और लास्ट में, अंत में, सबसे प्रमुख चीज़ है वो विद्यालय परिसर की स्वच्छता और उसके सौंदर्यीकरण के लिए अच्छे पेड़ पौधे व्यवस्थित लगे हो, व्यवस्थित उसमें आने जाने का रास्ता हो, नियमित झाड़ू वगैरह लगे, उसमें कहीं कूड़ा करकट इकट्ठा ना हो, रंगाई पुताई विद्यालय की ठीक से हो। विद्यालय को आकर्षक बनाने के लिए जगह जगह वॉल पेंटिंग प्रधानाध्यापक करा सकते हैं अपने विवेक से। तो ये तो हो गया भौतिक प्रबंधन, संक्षिप्त शब्दों में भौतिक संसाधनों का प्रबंधन जो प्रधानाध्यापक को करना चाहिए, करते हैं। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग में जो मानवीय संसाधन होता है उसके प्रबंधन की बात करेंगे। अगले जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी मैनेजमेंट की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हम लोगों ने विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। शेष विषय हम लोग इसका लेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।